लाइफ पनिशेस दोज हु कम टू लेट। मैंने ये कोट खुद के लिए लिखा है। मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि हर फ्राइडे को करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर रिलीज कर दूंगा। वो मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये कोट लिखा ताकि मैं भी समझूं और आप भी ये समझिए कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के फॉर्म इसी 15 अप्रैल को निकल जाएंगे और 8 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में अब सिर्फ 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो हम लोगों को अपनी तैयारी में तेजी लानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंस्टिट्यूट करता है। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूएनडीपी निकालती है। अगली रिपोर्ट हम देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की रैंक ड्रास्टिकली डिक्रीज क्यों कर गई है। इसके साथ हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की रिपोर्ट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें बेंगलुरु को सबसे टॉप पोजीशन मिली है। इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि जीडीपी में हमारा इनोवेशन का कंट्रीब्यूशन इतना कम क्यों है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में आईएमएफ ने इंडिया के जीडीपी के प्रोजेक्शंस किए हैं और इसके क्या मतलब हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में कुछ छोटी और रिपोर्ट्स देखेंगे जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ईटीसी। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इंडिया ने यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वां स्थान 131 रैंक हासिल करी है। ये हमने 189 कंट्रीज के बीच में हासिल करी है। नीचे से लगभग 50 पोजीशन के आसपास हैं हम लोग। अपने इसी इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है 0.645। अब इस स्कोर का मतलब ये हुआ कि यूएनडीपी जब भी किसी कंट्री को हाईएस्ट स्कोर देता है तो वो होता है 1 और इंडिया ने 0.645 स्कोर किया है। ठीक है, तो ये चीजें अपने क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया 2 प्लेस पिछले साल से नीचे आ चुका है, तो 2 प्लेस नीचे आने का मतलब यह हुआ कि हम अपनी रैंकिंग में नीचे आए हैं। इसका कारण कोरोना पेंडेमिक बताया जा रहा है। रैंकिंग में नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चाइना, आइलैंड और जर्मनी, इन सभी कंट्रीज ने टॉप पोजीशन हासिल करी है, जिसमें नॉर्वे सबसे पहली पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है, चौथी पोजीशन पे हांगकांग, चाइना, हांगकांग जो कि चाइना गवर्न करता है, और दूसरा और चौथी ही पोजीशन पे आइलैंड भी है, छठी पोजीशन पे जर्मनी है। तो इस तरीके से लगभग शुरू के 5 कंट्रीज 6 कंट्रीज के नाम हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। हर साल जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलती है तो उसका कुछ थीम होता है। इस बार यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का थीम रखा है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। ये स्वीडन से रिलीज की गई है। ये रिपोर्ट, एंथ्रोपोसीन का मतलब होता है एक ऐसा युग जिसमें कि मानव का रोल नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थ को फॉर्म करने में। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसा इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है और इन्होंने ये बताया है कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, हम जिस एज में रह रहे हैं, उसे एंथ्रोपोसीन एज कहते हैं और ये एज में ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन या ह्यूमन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थीम है रिपोर्ट की वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। ठीक है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होती है, ये कई सारी रिपोर्ट्स का एक फैमिली होता है। हम लोग देखते हैं कि ये फैमिली किस तरीके से, ये फैमिली ऑफ इंडेक्सेस जो होते हैं वो किस तरीके से रिलीज किए जाते हैं और इनका मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो हमने यही देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट क्या होती है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर ही
कुछ और डेवलपमेंट भी देखे जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया के बीच में हमारी रैंकिंग बताता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आपस के बीच में, यानी कि जो हम अपनी भारत देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट होमोजिनसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं होता है। तो यानी इनइक्वालिटीज़ हैं, ऐसी कई सारी कमियां हैं, ऐसे कई सारे वेरिएशंस हैं जो कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं। तो उस इनइक्वालिटी को एडजस्ट करता हुआ एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और निकाला जाता है, जिसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। HDI वैल्यू एडजस्टेड फॉर इनइक्वालिटीज इन द 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इसी के साथ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकाला जाता है। HDI की वैल्यू को जब भी कभी हम फीमेल और मेल के रेशियो से कंपेयर करके देखते हैं तो उसे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जब भी कभी हम जेंडर इनइक्वालिटी को किसी 3 अलग अलग डायमेंशंस में मेजर करते हैं, जैसे कि पहला डायमेंशन है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा डायमेंशन है हमारा एम्पावरमेंट, और तीसरा फैक्टर या तीसरा डायमेंशन है हमारा द लेबर मार्केट। इन तीनों ही फैक्टर या इन तीनों ही डायमेंशंस को जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लेबर, जब भी कभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो मैटरनल हेल्थ की बात होती है, उसमें मैटरनिटी की हेल्थ की बात होती है। जब भी कभी एम्पावरमेंट की बात होती है तो ये बात होती है कि जो पब्लिक फिगर में, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, हमारे CEOs जो हैं, हमारे जो MDs हैं, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी चीज़ों में एम्पावरमेंट कितना है, हम उनके लिए एक्सेसिबिलिटी कितनी है, न्याय की सुविधाओं की, इन सब चीज़ों के बारे में जब भी हम कभी बात करते हैं तो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। साथ ही साथ लेबर मार्केट में हम देखते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमारा वुमेन्स का रोल और परसेंटेज कितना है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मोस्टली महिलाएं काम कर रही हैं वो हमारी विलेज से बिलोंग करती हैं, यानी विलेजेस में रोल ऑफ या परसेंटेज ऑफ वुमेन फोर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है बनिस्बत हमारे अर्बन एरियाज में। हालांकि देखने में ऐसा नहीं लगता है। खैर, इसी फैमिली ऑफ रिपोर्ट में एक और इंडेक्स आता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को मल्टी डायमेंशनली एनालाइज करता है। एक्चुअली इस इंडेक्स को निकालने के पीछे कंसेप्ट ये था कि जब भी कभी हम गरीबी को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो गरीबी आमतौर पे इनकम से रिलेट करके देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि गरीबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम से है। गरीबी कई सारे फैक्टर्स में, कई सारे मोड और फॉर्म में आ सकती है किसी की भी लाइफ में, जैसे पानी का ना होना, एक्सेसिबिलिटी का ना होना, जो उसके पास ईंधन है खाना बनाने के लिए, फ्यूल है, उस चीज़ का ना होना, शिक्षा का ना होना, अलग अलग तरीके के। तो ये क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट ये है कि कभी भी पावर्टी एक डायमेंशन में नहीं आती है, वो आती है कई सारे डायमेंशंस में, और इसीलिए इनकम को छोड़ करके दूसरे डायमेंशंस में पावर्टी किस तरीके की है, गरीबी किस तरीके की है, अगर उसको कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके के इंडेक्सेस की जरूरत पड़ती है, या ये इंडेक्स उसी पावर्टी को एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है। हर साल इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ ये चारों इंडेक्स तो निकाले, पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा, ये चारों ही इंडेक्सेस निकाले। लेकिन इस बार UNDP ने एक और इंडेक्स निकाला है, 5वां इंडेक्स, जिसे प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा गया है। अभी ये क्या मतलब है? ये प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कैलकुलेट करता है कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो CO2 के इमिशन और कितने मटेरियल के फुटप्रिंट पर कैपिटा ह्यूमन पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये एक तरीके का इंडेक्स है जो कि ये मेज़र करता है कि हर बार या हर डिजिट पाने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने CO2 का इमिशन किया गया, और साथ ही साथ कितने मटेरियल का यूटिलाइजेशन किया गया, या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को भी कैलकुलेट किया जाता है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये इसी साल रिलीज़ किया गया है, इससे पहले इसको रिलीज़ नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सभी जो मसले हैं ये करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और ये इस बार रिपोर्ट में दिए गए हैं।
अब कुछ देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बेसिक्स भी, क्योंकि अलग अलग तरीके से उसको पढ़ना और उसको समझना ये ज़्यादा जायज़ नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि हम साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा स्टैटिक पोर्शन को भी ध्यान में रखें। तो तुम देख रहे हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 131, 189 कंट्रीज़ के बीच में। हमारा इंडेक्स 0.645 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए 3 बेसिक डायमेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं: लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा नॉलेज, तीसरा अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये तीनों ही डायमेंशंस कैलकुलेट किए जाने के लिए हमें 3 या 4 तरह के इंडिकेटर्स की जरूरत होती है। ये इंडिकेटर्स हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो कि इंडिया की है 69.7 ईयर्स। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो कि है लगभग 12 साल, इसे ईयर्स होना चाहिए यहाँ पे। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी इंडिया में है वो 6.5 ईयर्स, यहाँ पे भी ईयर्स होना चाहिए। और जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन पीपीपी डॉलर टर्म्स में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है या ग्रॉस नेशनल इनकम है, उसको पर कैपिटा में जब कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो भी टोटल पॉपुलेशन है जब उससे डिवाइड करते हैं, तो वो हमारी है 6681। इन चारों ही इंडिकेटर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं और ज्योमेट्रिक मीन निकाल करके ये चारों इंडिकेटर्स हमें वैल्यू देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, और उसी से हम उसकी रैंकिंग, किसी भी देश की रैंकिंग पता करते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली कि डायमेंशंस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए। और तुम अगर जो ध्यान से इसमें देखो तो डायमेंशंस में या इंडिकेटर्स में कहीं पर भी जीडीपी, जीएनआई, जीडीपी, जीवीए इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। यानी वो इंडिकेटर्स या वो फैक्टर्स यहाँ पे नहीं हैं जो कि आम तौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें क्या बताता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें बताता है कि इकोनॉमी से इतर अगर जो ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है तो कितना हुआ है, और उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम किन किन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। डायमेंशन इंडेक्स, इन चारों ही इंडिकेटर्स को निकालने के लिए कुछ इंडेक्सेस का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे डायमेंशन इंडेक्स कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को निकालने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकाले जाते हैं, वो एक अलग रैंकिंग होती है, अलग उसके नंबर्स होते हैं सभी कंट्रीज के। एजुकेशन से रिलेटेड एक एजुकेशन इंडेक्स निकाला जाता है जिसको नॉलेज कैलकुलेट किया जाता है जिससे। और जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी निकालने के लिए हम जीएनआई इंडेक्स निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम को निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ये रिपोर्ट है, जो एचडीआई की रिपोर्ट है जिसे यूएनडीपी ने रिलीज किया है, वो अपने आप में एक नॉलेज का सोर्स है। वो एक अपने आप में हमारे लिए एक अच्छा मसाला या एक अच्छा कंटेंट दे सकता है हमारे एसेज को लिखने के लिए। तो असिस्टेंट कमांडेंट में जब हम एसेज लिख रहे होते हैं, कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे ऐसे फैक्ट चीज़ें होती हैं जो कि हम लिख करके अपने एसेज को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल रही होती है। तो उसे निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये रिपोर्ट में अगर जो तुम्हारे पास, तुम ये रिपोर्ट डाउनलोड कर लो और इसमें अगर जो तुम सर्च करो कि इंडिया इसमें कहाँ पे है, तो एक बार पीडीएफ में इंडिया लिख करके और सर्च करने चलोगे तो तुम्हें ऐसी कई सारी चीज़ें मिलेंगी पूरी रिपोर्ट में जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक होंगी, जो कि एक नया इन्फॉर्मेशन होगा या ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन होगा, और ये चीज़ तुम्हारे एसेज को इनरिच करेंगी। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा करते हुए कई सारी चीज़ें पीएचडी की मिलेंगी तुम्हें, जैसे ये कुछ सोलर टैरिफ के बारे में जो इंटरनल एक्सपेंसेस होते हैं उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है, तो इस तरह की पीएचडी की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे ये देखो कि अगर कुछ रिपोर्ट में ऐसा मिल रहा है क्या जो कि हम सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं अपने एसेज में, और अगर जैसी कोई चीज़ है तो उसे नोट डाउन करके लिख लो। ये सारी एक्सरसाइजेस तुम्हारी आधे घंटे में हो जानी चाहिए। अगर तुम कर सको तो इसे आधे घंटे में करो। इन केस नहीं कर पाओ तो एसए का कोर्स मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल एंड में या मई के स्टार्टिंग में मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो मैं इन सारी चीज़ों को, कंटेंट को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना वो मैं तुम्हें बताऊँगा ही। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट और ये सब चीज़ें जो भी एक पार्ट कंस्टिट्यूट करती हैं, ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। इसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है और इंडिया में उसकी रैंकिंग, हमारा प्यारा भारत देश कहाँ पे है? हमारा प्यारा भारत देश है नीचे से 16वें नंबर पे। 156 देशों की सूची में हमारा स्थान है 140वां और अभी तक हमने सिर्फ 62.5% ऑफ जेंडर गैप को कंप्लीट किया है। यानी जो भी जेंडर गैप को कवर करने के लिए, उसको भरने के लिए जो भी एफर्ट लगाए जाने चाहिए थे, उसका हमने अभी तक सिर्फ 62.5% ही कवर किया है। पिछले साल हमारी रैंकिंग इसी लिस्ट में 112 थी, यानी हम अपने स्थान को लगभग 128 अपने पिछले स्थान से लगभग 128 स्थान नीचे जा चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा होने के पीछे वजह क्या है, यानी कि डायमेंशंस कौन कौन से कैलकुलेट किए जा रहे हैं जिसमें कि हम पिछड़ रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पोजीशन है वो नीचे गया है। तो डायमेंशन टू कैलकुलेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर गैप: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड इज हेल्थ एंड सर्वाइवल, फोर्थ इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही हैं हमारे महिलाओं को, ये चीज़ निश्चित तौर पे कोरोना की वजह से कम हुई है। कई लोगों ने नौकरी छोड़ी है और ये सारी चीज़ें कम हुई हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट ऑब्वियसली कम हुए हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ सर्वाइवल और पॉलिटिकल में भी इसी तरीके के आर्गुमेंट मिल जाएंगे। मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें या ये सारे डायमेंशंस क्यों इतने ज़्यादा एलोबरेट करके समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इससे में भी तुम्हारे काम आएंगी। अगेन, जब भी कभी तुम में वुमेन एम्पावरमेंट एक एवरग्रीन टॉपिक है, तुम जानते हो, वो अक्सर पूछा जाता है। थीम तो होती ही है, भले ही उसका तरीका दूसरा हो सकता है, टॉपिक दूसरे हो सकते हैं, थीम तो एक ही होती है। और उस थीम में तुम्हें अगर जो डायमेंशंस को इस तरह के डायमेंशंस अगर जो तुम डाटा के साथ डिस्कस करो और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली लिख पाओ, तो तुम्हारा इससे ऑटोमेटिकली दूसरों के कंपेयर में एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देगा एग्ज़ाम में। तो इस तरह की चीज़ों पे बहुत ध्यान दो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ बेसिक्स भी देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। एनुअल मीटिंग होती है इसकी, एक बड़ी फेमस है, जनवरी के एंड में, जो दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। इस बार कोरोना की वजह से फिजिकली मीटिंग तो नहीं हो पाई, तो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। ये सारी चीज़ें, खैर ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि इस बार वर्ल्ड में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बहुत ही ख़राब परफॉर्म किए हैं। तो साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जो कि सबसे ख़राब परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद आता है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट के बारे में जो कि ऑन कॉन्ट्रेरी कहा जाता है कि मोहम्मदन कम्युनिटी थोड़ी सी वुमेंस के अगेंस्ट में, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में थोड़ा ज़्यादा रूड बिहेवियर रहता है उनका, या वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फाइनमेंट में रखते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा देखो, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी तो बेहतर हैं, साउथ एशिया से थोड़ी तो बेहतर हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका की, यानी कि मोरक्को और आसपास की जगहें, मोरक्को, इजिप्ट और इस तरह की जो जगहें हैं। तो उन सारी जगहों पे भी जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि ये रीजन साउथ एशिया से अच्छा कर रहा है, यानी इंडिया और इंडिया के आसपास के रीजन में ही काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स की जो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। ये रिपोर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपोर्ट अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चन में के फॉर्म में पूछी जाती हैं कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है कुछ एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। पहला, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। दूसरा, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तीसरा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। चौथा, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। पांचवा, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो इस तरह की ये जो 5 रिपोर्ट्स हैं, ये पांचों रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस एम के साथ इस लिस्ट को रिलीज किया है कि इट इनेबल्स सिटीज टू सिस्टमेटिकली एक्सेस themselves against global and national benchmarks, and the second thing is encourages them to shift towards outcome based approach। तो देखो एम क्या है, एम 2 तरह की चीज़ों के लिए है। ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला क्यों गया है? ताकि हम नेशनल और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे मैच कर सकें अपनी सिटीज़ को, और साथ ही साथ
हम अपने जो एजेंसीज़ हैं, यानी कौन सी म्यूनिसिपैलिटी की एजेंसी या जो सिविक एजेंसीज़ होती हैं, जो कि सिविक सोसाइटीज़ में या सिविक एरियाज़ में काम करती हैं, उस एजेंसी के आउटकम बेस्ड अप्रोच पे काम कर सकें। अब ये टर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये टर्म तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपने एसेज में या रिपोर्ट राइटिंग में। अगर जो तुम्हें याद होगा, तो नरेंद्र मोदी जी जब भी कभी अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के आने से पहले, जब यूपीए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, तो वो एक स्टोरी सुनाया करते थे। स्टोरी ये हुआ करती थी कि एक लायन था, एक व्यक्ति जंगल में गया और उसने शेर को देखा। शेर को देखने के बाद शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उसने कहा कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है, और उसने लाइसेंस दिखाया और शेर जो है भाग गया। तो ये कहानी फनी तौर पे नरेंद्र मोदी सुनाते थे। क्यों सुनाते थे? क्योंकि जो यूपीए गवर्नमेंट का अप्रोच था, वो था राइट बेस्ड अप्रोच, दैट इज राइट बेस्ड अप्रोच। अब राइट बेस्ड अप्रोच क्या होता है? राइट बेस्ड अप्रोच का मतलब कि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दे दिया जाए। अगर जो तुम्हें याद होगा, तो राइट टू इंफॉर्मेशन की जो अधिकार थे, राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार था, और इसी तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी, यानी कि खाना मिलने का जो अधिकार था, कि खाना मिलेगा, इस तरह के जो अधिकार हुआ करते थे, यूपीए गवर्नमेंट उस तरह के अधिकार देने में, उस तरह के रिफॉर्म लाने में ज़्यादा एक्टिव, या ज़्यादा उसका इंक्रोच, या ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन होता था, ज़्यादा उसका एफर्ट होता था। लेकिन उस चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने बदला है, और वो आउटकम बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें आउटकम चाहिए, यानी हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए। तो हम रिजल्ट दें, इस तरह की चीज़ों पे जब भी कभी हम बात करेंगे, तो हमेशा आउटकम बेस्ड अप्रोच करेंगे। तो अब अगर जो तुम्हें कभी भी ये चीज़ इस्तेमाल करनी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम राइट बेस्ड अप्रोच टू आउटकम बेस्ड अप्रोच। इस तरह की चीज़ें जो हैं हम अपने एसेज में या दूसरी जगहों पे जहाँ कहीं भी हमें लगे कि रिपोर्ट राइटिंग में या आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में हम जब भी कभी बात कर रहे हों, तो इस तरह के अप्रोचेस में हम डिफरेंस दिखा सकते हैं कि क्या चीज़ डिफरेंस है। खैर, तो जिन पैरामीटर्स के ऊपर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाले गए हैं, वो पैरामीटर्स हैं सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी। अभी देखो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हैं। सर्विसेज मतलब किस किस तरीके की सर्विसेज मौजूद हैं और कितनी इफिशिएंटली उसको दिया जा रहा है। फाइनेंसेस मतलब, फाइनेंस का मतलब सिर्फ बैंक नहीं होता है। फाइनेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस, क्रेडिट, लोन, इस तरह की चीज़ें कितनी अवेलेबल हैं वहाँ पे। अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात। इन केस नहीं अवेलेबल हैं तो फिर उनको अवेलेबल करने के लिए एफर्ट लगाना होगा। पॉलिसीज़ के लिए, मान लो कि किसी को कोई पुलिस या कंप्लेन है, किसी के पास मुकदमे की कोई इश्यूज़ हैं, तो क्या वहाँ पे कोई जज हैं, क्या वहाँ पे किस तरह की कोई रेमेडी मौजूद है। टेक्नोलॉजी लेके इस स्तर पे हमारे पास कितनी सुविधाएं मौजूद हैं। गवर्नेंस हमारा कैसा काम कर रही है। इस तरह के 5 वर्टिकल्स को 20 सेक्टर्स में बांट करके 100 इंडिकेटर्स निकाले गए, और सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स या जो सिटीज़ हैं उनको अरेंज किया गया। तो अब इन्होंने जो इंडेक्स निकाले हैं, इन्होंने जो रैंकिंग निकाली है, वो रैंकिंग को 2-4 तरीके से बांटा गया है। तो इंडिया की सबसे बेस्ट सिटीज़ हैं उसको 2 हिस्से में बांटा गया है। एक है मिलियन प्लस वाली, ये जो है मिलियन प्लस वाली, एम प्लस, और एक है जो कि लेस देन 1 मिलियन स्ट्रेंथ है, जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन की। तो सबसे पहले रैंक पे है बेंगलुरु। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इंडिया की बेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु, पुणे एंड अहमदाबाद, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। और लेस देन 1 मिलियन में शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा, ये 3 सिटीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। इसी इंडेक्स में एक और इंडेक्स दिया गया था, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंदौर ने टॉप किया है मिलियन प्लस की सिटीज़ में, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने टॉप किया है लेस देन 1 मिलियन की पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली, ये क्या इस तरह के ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स किस किस तरीके से काम आ सकते हैं, और हमने थोड़ा आउटकम बेस्ड अप्रोच को भी समझ लिया। आगे चलते हैं। इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया जुगाड़ के मामले में काफ़ी आगे है। जुगाड़, जब भी कभी हम बात करते हैं तो हमें फ्रूगल इन्वेंशंस की बात याद आती है। हमें याद आता है कि किस तरीके से हम लोग कई सारी छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को या अपनी लाइफ में कई सारे अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि छोटी चीज़ों से हम किस तरीके से अच्छे टेक्निकल यूज़ में उसको ले पाते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये इंडेक्स बताता है स्टेट्स को कि किस तरीके से वो इनोवेशन को अपने यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं,
और इसमें अगर जो रैंकिंग निकाली जाए तो रैंकिंग में सबसे ओवरऑल रैंकिंग पे स्टेट है कर्नाटका। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र इनेबलर्स में सबसे पहले स्थान पे है। सिक्किम आता है नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले नंबर पे। और यूटीज़ की बात करें तो दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वो रैंकिंग में सबसे आगे आता है। तो इनोवेशन क्या है? बेसिकली इनोवेशन है कि कोई स्टेट कितना इनेबल करता है इनोवेशन को, और दूसरा परफॉर्मेंस में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह के इनोवेशन इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इस तरह के इनोवेशन इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कभी हम रिसर्च और प्रोग्राम्स एटीसी की बात करते हैं तो इस तरह के इनोवेशंस के ऊपर ही हमारा बिजनेस बिल्टअप होता है। कोई भी बिजनेस मॉडल, जो नया बिजनेस मॉडल बिल्टअप होता है तो वो बिल्टअप होता है किसी इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर जिसको कि बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके के जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो हमें बिजनेस दिलाते हैं। जीडीपी का सिर्फ 0.6 से लेकर के 0.7% तक कंट्रीब्यूट हो रहा है। वहीं पे जो चाइना है वो लगभग 4%, 4.2% टू बी प्रिसाइज शायद वो कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पे जो अमेरिका है वो लगभग 4.8% तक कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरे अदर कंट्रीज जो हैं वो भी लगभग 2 to 3% तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। बट इंडिया में इनोवेशन पे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है या जो स्पेंडिंग है वो 1% से भी नीचे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ इंडेक्सेस की बात करते हैं। इंडेक्सेस में बात करें तो पेटेंट पर मिलियन पॉपुलेशन कितना हो रहा है, ये एक इंडेक्स है। दूसरा इंडेक्स है पब्लिकेशन इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी कि साइंटिफिक जर्नल्स में कितने पब्लिकेशन हमने भेजे हैं। इसके साथ ही बात होती है परसेंटेज ऑफ जीडीपी की, कि हमने जीडीपी का कितना परसेंट हमने स्पेंड किया है इनोवेशन के ऊपर। तो ये इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है वो नीति आयोग लॉन्च करता है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ एक ब्रेटन वुड्स संस्था है। और ब्रेटन वुड्स संस्था क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस आदमी को अगर जो तुम जानते हो तो तुम जानते होगे कि ये आदमी फिल्मों का रिव्यू करता है। अगर जो तुम नहीं जानते हो तो वाकई में तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। इन केस तुम जानते हो तो कोई बात नहीं। अभी फिल्मों का ये रिव्यू करता है और किसी भी फिल्म को ये स्टार देता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार, जैसा भी इसका मन, तो जैसा भी इन्हें लगता है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए जैसे ये फिल्मों के लिए अलग अलग तरीके की रेटिंग देते हैं, वैसे ही आईएमएफ और अदर एजेंसीज भी हमें जीडीपी के लिए अपनी अपनी प्रोडिक्शंस या अपनी अपनी बताते हैं, अपने प्रोजेक्शंस बताते हैं कि हमारा इंडिया को लेकर के क्या परसेप्शन या प्रोजेक्शन होगा। तो आईएमएफ ने लगभग 11.5 का जीडीपी बताया, 11.5% की जीडीपी बताई है। फिच जो है वो भी एक तरीके का एजेंसी है और 11 जो है 11 जीडीपी इन्होंने बताया। ओवरऑल अगर जो तुम देखो तो ये लगभग 10 है। ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट तुम्हें ऑन एन एवरेज आइडिया होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर हमारी जीडीपी का जो प्रिडिक्शंस हैं वो लगभग 10 के अराउंड है, एक्सेप्ट ओईसीडी को छोड़ दिया जाए। ओईसीडी ने लगभग 8% का प्रिडिक्शन किया है। आईएमएफ ने ये एस्टिमेट निकाला है कि इंडिया की जीडीपी लगभग 11.5% जाएगी। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इन्होंने निकाला है। और इन्होंने एक बात और करी है, इन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पेंडेमिक इंड्यूस्ड इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ी है। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तुम जानते हो मैं क्यों बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसेज में। पेंडेमिक इंड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जब भी कभी बात हो वुमेन एम्पावरमेंट की या लैगिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, इस तरह की बात हम कर सकते हैं कि दैट देयर इज़ एन इनइक्वालिटी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ऑल्सो। तो अदर रिपोर्ट बाय आईएमएफ कौन कौन सी रिलीज होती है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं, खासतौर से बीओपी को। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के बारे में बात की जाती है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में इंडिया का स्थान है 85th और उसका स्कोर है 58। अगर जो तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों ही डिजिट को बदल दिया गया है, ठीक है। तो स्कोर और रैंक को याद रखने के लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी हमारे लिए, बस बशर्ते तुम्हें ध्यान हो कि 85 जो है वो हमारी रैंक है, इसको भूलना मत। इसमें इसके अलावा कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं जो कि इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, नंबर बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ होल्डर कैन एक्सेस
विदाउट वीज़ा, मतलब विदाउट वीज़ा आप इंडिया का पासपोर्ट लेकर के कितने कंट्रीज़ में जा सकते हैं, इसी बात पे ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। इसे पासपोर्ट इंडेक्स भी कहते हैं। ये एक ऑनलाइन टूल है। ये बताता है कि वीज़ा फ्री अराइवल किस किस जगहों पे ओपन है इंडिया के पासपोर्ट के लिए या दूसरे कंट्रीज़ के पासपोर्ट के लिए। द पासपोर्ट इंडेक्स इंक्लूडेड वर्ल्ड ओपननेस स्कोर। वर्ल्ड ओपननेस स्कोर के बारे में भी बताता है कि दुनिया कितनी खुली है या बंद है। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा कि कोरोना के दौरान सभी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी, तो उसकी ओपननेस और क्लोजनेस जो है वो बढ़ती घटती रहती है। और फिर ये भी बताता है कि वीज़ा फ्री अराइवल कहाँ पे है, वीज़ा फ्री स्कोर क्या है, ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर कहाँ पे कितना अच्छा है। तो ये सब तरह की चीज़ों की बात इस पासपोर्ट इंडेक्स में इंक्लूड की जाती हैं। अभी तक के 58 डेस्टिनेशन अभी तक इंडिया के 58 वर्ल्ड के 58 डेस्टिनेशन पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, यानी कि वीज़ा पहले से लेने की ज़रूरत नहीं होती है 58 डेस्टिनेशंस में। और इसमें लगभग 20 कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीका में हैं और लगभग 11 कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया में हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग 85। आगे चलते हैं। हमारा आज का आखिरी टॉपिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस के अंडर में। ये बताता है कि किसी देश में लोग कितने खुशहाल हैं। तो इंडिया में लोग कितने खुशहाल हैं, तो हमारा प्यारा भारत देश 144 नंबर रैंकिंग, 156 देशों की लिस्ट में, तो ये नीचे से 16वें स्थान पे। तो भारत में लोग बड़े दुखी हैं भाई, और अफगानिस्तान में काफ़ी दुखी हैं, मतलब एकदम आखिरी में। और सबसे ज़्यादा खुश कौन है? सबसे ज़्यादा खुश हैं फिनलैंड वाले। फिनलैंड वाले काफ़ी खुश हैं, और बीच में इनके नीचे आते हैं डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड। हाँ, तो काफ़ी खुशनुमा माहौल है, इसलिए लोग काफ़ी खुश हैं। और कौन कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं लाइफ इवोल्यूशन, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। इन तीनों चीज़ों को मेज़र किया जाता है। ये खास बात ये है कि ये तीनों ही इंडिकेटर इस बार मेज़र किए गए हैं ऑनलाइन। और इस तरह के ऑनलाइन इंडिकेटर्स अगर जो मेज़र किए गए हों, तो फिर तो ऑनलाइन तो आदमी कभी भी हैप्पी भी फील कर सकता है और सैड भी फील कर सकता है। तो ये तो टाइम टू टाइम है, सुबह से शाम तक पता नहीं कौन से मूड में रहा हो। खैर, तो इंडिया की रैंकिंग इसमें है 144, हमें ये याद रखना है। अब इससे कोई और दूसरे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस हमने देखा। और अगर आप चाहते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एसए का प्रोग्राम या आपको एक कम्प्रहेंसिव पैकेज चाहिए, तो आप डिफेंस मीडिया के कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ ज्वाइन करिए, और ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। मैं आपके साथ रहूँगा वहाँ पे मौजूद, और आपको बेहतरीन कोर्स कंटेंट और बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।